हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से एक मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन का वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि कमेंट आ रहे हैं मेटल वाले बच्चों का, मॉइल वाला का, खासकर जो मॉइल का फॉर्म भरे हैं और मेटल वाले जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है वो टॉपिक है फॉर्म्स, कि कौन कौन सा फॉर्म्स है जो एमएमआर 1961 के अंदर में आता है और कितने शेड्यूल है, इसके बारे में बताइए। तो एक छोटा सा वीडियो है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर आप एमएमआर 1961 पढ़ना चाहते हैं तो, या फिर अगर आप मॉइल का फॉर्म भरे तो जरूर देखिएगा। और जो मॉइल का फॉर्म भरे उनके लिए एक विशेष बात, ठीक है, अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, मेरा जो टेस्ट सीरीज है मॉइल का, स्पेशली मॉइल का MOIL का, जो फॉरमैन का, जूनियर फॉरमैन का, फॉरमैन ट्रेनी का, प्लस माइनिंग मेट का और ब्लास्टर का जो एग्जामिनेशन निकला, उसके लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज बनाया है। टेस्ट सीरीज का जो प्राइस है वो 459 रुपीज़ है मात्र। उसमें टोटल 10 से 12 आपको टेस्ट मिल जाएंगे। अगर आप वो टेस्ट लेना चाहते हैं तो मैं स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर लिख दे रहा हूँ साइड में, आप उस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको लिंक सेंड करूँगा, उसे डायरेक्ट पेमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 6200670155। देखिएगा राइट साइड में ऊपर में मैं लिख रहा हूँ 6200670155। इस पे आप मैसेज करके मॉइल का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। मॉइल का थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है, 5 ऑप्शन पूछे जाते हैं, थोड़ा टिपिकल टाइप का उसका क्वेश्चन होता है। तो अगर आप नहीं दिए पहले कभी एग्जामिनेशन, चाहते हैं कि आपका अटेम्प्ट बेकार ना जाए, तो जरूर ले लें, ये आपका बहुत काम आने वाला है। क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को देख के मैंने एनालाइज किया है और उस टाइप का क्वेश्चन सेम टू सेम बनाया है। चलिए आते हैं आगे। MMR 1961 में अगर मैं बात करूँ फॉर्म्स का और शेड्यूल का, तो टोटल फॉर्म्स की जो संख्या है वो है 8 और टोटल जो शेड्यूल की संख्या है वो है टोटल शेड्यूल 2। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड। ओके, चलिए मैं इसी कलर को चूज कर लेता हूँ। टोटल फॉर्म्स हैं, टोटल फॉर्म्स कितने हैं? टोटल फॉर्म्स है 8 और टोटल शेड्यूल कितने हैं? टोटल शेड्यूल है 2। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो टोटल फॉर्म्स में क्या है और शेड्यूल में क्या है, पहले समझते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं शेड्यूल का। शेड्यूल बेसिकली क्या होता है? शेड्यूल मतलब होता है इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल आप सुबह उठते हैं और आपका शेड्यूल होता है कि आज 10 बजे मेरे को माइंस जाना है, 3 बजे वापस आना है ना, या फिर आज यहाँ पे जाना है इतना बजे से इतना बजे तक, उसके बाद हमको इतना बजे से इतना बजे यहाँ जाना है। तो बिल्कुल शेड्यूल भी कुछ इसी प्रकार का होता है। इसमें बताया जाता है कि CMR में या MMR में या रेगुलेशंस में, जब भी रूल रेगुलेशन जो भी होता है उसका सेट्स में कुछ अलग से रखा जाता है। जैसे फॉर्म्स है, फॉर्म्स को एक अलग शेड्यूल में रखा जाएगा, कुछ सिंबल है उसको एक अलग शेड्यूल में रखा जाएगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार का। तो शेड्यूल यहाँ पे टोटल कितना है? 2। CMR की बात करें, CMR में टोटल एक ही शेड्यूल है, यहाँ पे टोटल 2 शेड्यूल है, MMR में टोटल 2 शेड्यूल। ठीक है, तो दोनों शेड्यूल में जो पहला शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल, उसमें क्या है? तो फर्स्ट शेड्यूल में जितने भी फॉर्म्स हैं जो कि मेटलीफेरस माइंस से संबंध रखते हैं, जितने फॉर्म्स हैं जो कि मेटलीफेरस माइंस से संबंध रखते हैं, वो सभी के सभी फॉर्म्स आते हैं। जैसे अगर कोई मेटल माइंस खोल रहे हैं, उसका जो फॉर्म होगा, कभी रीओपनिंग कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, डिसकंटिन्यूस कर रहे हैं, है ना, चेंजेस ला रहे हैं, कुछ नाम चेंज कर रहे हैं मेटलीफेरस माइंस का, या कोई एड्रेस चेंज कर रहे हैं, मैनेजर चेंज कर रहे हैं, एजेंट चेंज कर रहे हैं, क्वार्टरली रिटर्न भर रहे हैं माइंस का, मेटल माइंस का, एनुअल रिटर्न भर रहे हैं, और कोई एक्सीडेंट हो गया है, डेंजरस ऑकरेंस हो गया, इंजर्ड हो गया, डेथ हो गया है, कोई घायल व्यक्ति का पर्टिकुलर डिटेल भेज रहे हैं, नोटिफाइड डिजीज का नोटिस भेज रहे हैं, कॉन्ट्रावेंशंस का इंस्पेक्शन जो इंस्पेक्टर के द्वारा किया गया था उसका भेज रहे हैं, वो सभी के सभी अगर मेटल माइंस का आप काम कर रहे हैं तो वो आपको बेसिकली शेड्यूल 1 में जितने फॉर्म से उसी के अनुसार करना पड़ेगा। शेड्यूल 1 में फॉर्म कितने हैं सर? शेड्यूल 1 में टोटल फॉर्म्स की संख्या है, फॉर्म 8 गो फॉर्म है। ठीक है, चलिए मैं 8 का नाम एक बार आपको रिपीट करा देता हूं। कौन कौन से फॉर्म है? फॉर्म 1, ठीक, फॉर्म 2, ओके, फिर फॉर्म 3, ओके, CMR से थोड़ा अलग है ये। इसके बाद है फॉर्म 4A, ठीक है, फॉर्म 4A। इसके बाद है फॉर्म 4B। आप अगर MMR पढ़ेंगे, पूरा MMR खत्म करके जब निचोड़ेंगे तब ये निकलेगा। मैं अचानक पूरा निचोड़ के एक ही बार में दे रहा हूँ, एक ही टाइम, तो आपका काम आ जाएगा। इसके बाद फॉर्म 4C। इसके बाद कौन सा फॉर्म है? इसके बाद है फॉर्म 5। इसके बाद कौन सा फॉर्म? इसके बाद है फॉर्म 6। इसके बाद कौन सा फॉर्म? इसके बाद कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्म्स पूरा खत्म हो जाता है मेटल माइंस का। यानी MMR का फॉर्म्स बस इतना ही है। CMR में टोटल 16 फॉर्म है, लेकिन MMR में मात्र 8 फॉर्म है। ठीक है, तो दुगना हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा 8 फॉर्म कौन कौन से थे? फॉर्म 1 1 हो गया, फॉर्म 2 2 हो गया,
फॉर्म 3 3 हो गया, फॉर्म 4A 4 हो गया, 4B 5 हो गया, 4C 6 हो गया, 5 7 हो गया और 6 8 हो गया। टोटल फॉर्म कितने हैं? 8 है। आठों आपको आई होप याद हो गया होगा। चलिए, और अब आते हैं शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 2 में क्या दिया हुआ है? तो शेड्यूल 2 में बेसिकली दिया हुआ है स्पेसिफाइड symbols specified symbols for plan and sections ये दिया हुआ है फॉर्म शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 2 में क्या दिया हुआ है? शेड्यूल 1 में मैंने बताया फॉर्म्स दिया हुआ है, कौन कौन सा फॉर्म्स मैंने बताया, और शेड्यूल 2 में स्पेसिफाइड सिंबल फॉर प्लान एंड सेक्शन। यहां तक आप रिवीजन कर लिए हैं। चलिए बात है आगे। टोटल 8 फॉर्म है, 2 शेड्यूल है ना। शेड्यूल 1 में जितने फॉर्म्स हैं, 8 फॉर्म्स के बारे में दिया हुआ है। शेड्यूल 2 में स्पेसिफाइड सिंबल फॉर प्लान एंड सेक्शन एमएमआर में दिया हुआ। अब आते हैं फॉर्म 1। ठीक है, चलिए आते हैं फॉर्म 1। फॉर्म 1 में क्या दिया हुआ है समझते हैं। देखिए, जब कभी भी माइंस का ओपनिंग करते हैं, यानी नोटिस ऑफ ओपनिंग, किस चीज का नोटिस? ओपनिंग किसका? कोई माइंस खोलते हैं उसका नोटिस, कोई माइंस को बंद करते हैं उसका नोटिस, कोई माइंस को फिर से खोलते हैं उसका नोटिस। ठीक है, यानी कि रीओपनिंग भी इसी में आएगा। इसके बाद कोई माइंस को अगर डिसकंटिन्यूस करते हैं, डिसकंटिन्यूअस मतलब कि टेम्पोररी तौर पे आप बंद कर रहे हैं, फिर आप कुछ दिन के बाद या कुछ महीने के बाद फिर से आप खोलने वाले हैं, उसका नोटिस। ठीक है, माइंस में कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे अगर माइंस का नाम में परिवर्तन कर रहे हैं उसका नोटिस, अगर माइंस का आप एड्रेस में चेंज कर रहे हैं उसका नोटिस, अगर माइंस का जो मैनेजर है इसके बदलाव कर रहे हैं, अगर माइंस का एजेंट में चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, इन सभी का नोटिस आपको फॉर्म 1 में भेजना होता है। सीएमआर में इन सभी के लिए अलग अलग फॉर्म था। नोटिस ऑफ ओपनिंग का अलग था, क्लोजिंग का अलग था, रीओपनिंग का अलग था, डिसकंटिन्यूअस का अलग था। अगर चेंजेस होता था तो 2A में नाम चेंज, 2B में एड्रेस चेंज, ऑनर चेंज, ऐसा कर करके होता था। लेकिन यहाँ फॉर्म 1 में ही वो सारा का सारा काम हो रहा है जो सीएमआर में अलग अलग फॉर्म में होता था। तो याद रखिएगा फॉर्म 1 में ये सब का सब होता है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। फॉर्म 1 क्लियर हो गया। आई होप आपका फॉर्म 1 पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक फॉर्म सब काम, एक नाम एक काम अनेक। ठीक है, चलिए जस्ट अ सेकेंड। चलिए अब आते हैं अगला। अब आते हैं फॉर्म 2। फॉर्म 2 में क्या है सर? फॉर्म 2 है क्वार्टरली रिटर्न। क्वार्टरली रिटर्न। अब क्वार्टरली रिटर्न क्या होता है ये आप सीएमआर में नहीं पढ़े होंगे, तो इसके बारे में आपको हल्का सा बता देते हैं। क्वार्टरली रिटर्न होता है जो हर 20 तारीख को भरा जाता है, हर क्वार्टर का स्टार्टिंग में। हर क्वार्टर का स्टार्टिंग में, हर क्वार्टर का जब स्टार्ट होता है ना, स्टार्टिंग में ना। राइटिंग मेरा बहुत गंदा है जानते हैं, कमेंट करके बताने की जरूरत नहीं है, हम जो पढ़ रहे हैं वही लिख लो, अच्छा रहेगा। तो क्वार्टरली रिटर्न 20 तारीख हर क्वार्टर का स्टार्टिंग में भेजा जाता है। जैसे कि जनवरी में होता है कैलेंडर ईयर स्टार्ट, तो जनवरी का 20 तारीख को भेजा जाएगा क्वार्टरली रिटर्न। इसके बाद कब भेजा जाएगा? इसके बाद जनवरी के बाद फरवरी मार्च अप्रैल, तो अप्रैल में भेजा जाएगा। इसके बाद कब भेजा जाएगा? इसके बाद जुलाई में भेजा जाएगा। इसके बाद कब भेजा जाएगा? अक्टूबर में भेजा जाएगा। ठीक है, अगर आप मार्च समझ रहे हो तो मार्च में तो खत्म होता है ना आपका क्वार्टर, खत्म होता है तब नहीं भेजा जाता। जैसे क्वार्टर स्टार्ट होता है ना उस टाइम भेजा जाता है आपका एनुअल रिटर्न या क्वार्टरली रिटर्न। ठीक है, क्वार्टरली रिटर्न इस टाइम भेजा जाता है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। क्वार्टरली रिटर्न मेटल माइंस में नहीं था, सॉरी कोल माइंस में नहीं था, मेटल माइंस में क्वार्टरली रिटर्न आ गया। अब आते हैं फॉर्म 3। फॉर्म 3 क्या होता है? फॉर्म 3 चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं। फॉर्म 3 में होता है एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न जो हम लोग सीएमआर में पढ़ते थे वही वाला एनुअल रिटर्न ये है। ये वाला भी एनुअल रिटर्न 20 फरवरी 20 ऑफ फेब या उससे पहले, ठीक है, 20 ऑफ फेब या उससे पहले हम लोग भेजते हैं एनुअल रिटर्न फॉर्म 3 में। तो फॉर्म 3 भी आपका आई होप स्पष्ट हो गया होगा कि फॉर्म 3 में क्या होता है। ठीक है, एक आध बार रट्टा मार लीजिएगा, बार बार हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद रहे। अब फिर आते हैं फॉर्म 4A में। अब 3 के बाद 4A से स्टार्ट होगा। तो यहाँ 4A 4B 4C सीएमआर वाला हूबहू है, सेम टू सेम। मतलब कि अगर नोटिस ऑफ एक्सीडेंट देना हो, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट देना हो, ठीक है, या फिर डेंजरस ऑकरेंस देना हो, डेंजरस ऑकरेंस होना हो, देना हो, ठीक है, या फिर है ना, नोटिस एक्सीडेंट डेंजरस होकर लिख दिए हैं तो फिर और क्या आगे क्या है लिखें। ठीक, तो नोटिस ऑफ एक्सीडेंट देना हो
या नोटिस ऑफ डेंजरस ऑकरेंस देना हो, ये दोनों का दोनों नोटिस हम 24 आवर के अंदर में देते हैं। अगर आप बोलेंगे कि इन्फॉर्म कब करना होता है, तो देखिए इन्फॉर्म करना होता है तत्काल, ठीक है, तत्काल इन्फॉर्म करना होता है, मतलब फॉर्थ विथ हमको इन्फॉर्म करना पड़ता है। लेकिन नोटिस का भेजना पड़ता है, इन्फॉर्म का मतलब होता है कि टेलीफोन उठाएं, फोन घुमाएं, डीजीएमएस साहब को, डीजी साहब को, आरआई साहब को बारी बारी बता दिए कि भैया देखिए ऐसा है, यहाँ एक्सीडेंट हो गया है, उसको बोलते हैं इन्फॉर्म होना। और नोटिस का मतलब होता है एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट तैयार करके भेजना उसको 24 घंटा के अंदर, वो होता है नोटिस। भले फैक्स करें वो भी, ईमेल करें वो भी, है ना, पीडीएफ बना के, वो सब इसी के कैटेगरी में आता है। उसके बाद आता है फॉर्म 4B। फॉर्म 4B क्या चीज है भाई साहब? फॉर्म 4B में जो इंजर्ड पर्सन है, ठीक है, जो इंजर्ड पर्सन है यानी जो चोट लगा जिसको दुर्घटना में या डेंजरस ऑकरेंस में, या फिर जिसका डेथ हुआ है, एक का डेथ हुआ है, 1 से 3 के बीच डेथ हुआ है तो उसको लोग फैटल बोलते हैं, है ना। 4 से ऊपर डेथ होता है, 10 से नीचे होता है तो मेजर बोलते हैं, मेजर एक्सीडेंट। 10 या 10 से ऊपर होता है तो उसको डिजास्टर बोलते हैं, सब आपको पता होगा। तो कभी इंजर्ड हुआ है या डेथ हुआ है तो उस कंडीशन में जो उसका पर्सनल डिटेल होता है, पर्सनल डिटेल होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पर्टिकुलेट्स। पर्टिकुलेट्स का मतलब होता है उसका बारे में, क्या नाम था उसका, बाबूजी क्या नाम था, कौन पोस्ट में काम कर रहा था, कितना साल से नौकरी कर रहा था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या था, है ना। तो ये सब जो डिटेल होता है वो डिटेल हमको भेजना पड़ता है कितना दिन के अंदर में? 7 दिन के अंदर में। 7 दिन के अंदर में डिटेल हमको भेजना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो फॉर्म 4B में हमको डिटेल भेजना पड़ता है पर्सन का। इसके बाद आते हैं फॉर्म 4C। फॉर्म 4C, फॉर्म 4C में क्या है? फॉर्म 4C में जब घायल व्यक्ति वापस लौट के ड्यूटी पे आता है, ध्यान रखिएगा घायल व्यक्ति, है ना, ये ना कह दीजिएगा कि जब मरा हुआ व्यक्ति वापस लौट के ड्यूटी पे आता है तो उस कंडीशन में नोटिस भेजेंगे। अगर मरा हुआ व्यक्ति वापस लौट के ड्यूटी पे आएगा तो जोर जोर से भूत भूत बोल के भाग जाएंगे वहां से। याद रखिएगा घायल व्यक्ति यानी इंजर्ड व्यक्ति जब ठीक हो गया, रिकवर हो गया, रिकवर होने के बाद वापस से ड्यूटी आया है ना, अपना टिफिन और बोतल लेके, खाना पीना लेके, तो उस कंडीशन में हम लोग नोटिस भेजेंगे डीजीएमएस साहब को। कितना दिन के अंदर भेजेंगे? याद रखिएगा 15 दिन के अंदर हम नोटिस भेजते हैं। 15 दिन के अंदर नोटिस भेजते हैं कि हमारा जो राम लखन था जिसको चोट लग गया था, वो आदमी अब फिर से रिकवर हो गया है, अब वो आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये 15 दिन के अंदर होता है। यहाँ पे एक और चीज मेरे को याद आ रहा, हम लिख देना चाहते हैं, जो नोटिस बोर्ड होता है ना, नोटिस बोर्ड में हम 14 दिन लगा के रखते हैं नोटिस, ठीक है। 14 दिन नोटिस बोर्ड में नोटिस लगा के रखते हैं, ठीक है। तो 14 दिन और 15 दिन में बन जाए, यही कंफ्यूज हो जाता है, तो इसको यही दूर कर लो, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। ओके, चलिए अगला फॉर्म है फॉर्म 5। फॉर्म 5 में क्या होता है? तो फॉर्म 5 में नोटिफाइड डिजीज का नोटिस भेजा जाता है। नोटिफाइड डिजीज का संख्या कितना है? नोटिफाइड डिजीज का संख्या टोटल 8 है। जब कभी भी नोटिफाइड डिजीज किसी व्यक्ति को ऐसा आभास होता है कि हो गया है, तो 3 दिन के अंदर नोटिसवा भेजा जाता है। 3 दिन के अंदर नोटिस भेजा जाता है, ठीक है। अभी जितना भी हम बताएं आपको शुरू से अभी तक, ये नोटिस किसको भेजा जाएगा यहाँ पे हम एक बार बता देना चाहते हैं। ये जितना भी नोटिस हम अभी तक बताएं, ये सब के लिए एक लाइन लिख देंगे कॉमन। फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 2 के बाद आते हैं आगे फॉर्म 3, ठीक है, एक सेकेंड यार, फॉर्म 3, फॉर्म 4A, फॉर्म 4B, ठीक, फॉर्म 4C। ये सब का सब नोटिस हम लोग फॉर्म 5 तक इवन आरआई साहब को, सीआई साहब को, डीएम साहब को इतना तो भेजेंगे ही, ठीक है। उसके बाद बाकी और किसको भेजेंगे? अगर 4 वाला सीरीज में बात करें तो यहाँ पे कंपनसेशन अथॉरिटी जुड़ जाता है। अगर इलेक्ट्रिकल दुर्घटना हुआ है तो इलेक्ट्रिकल वाला भी आपको देना पड़ेगा डीजीएमएस को, है ना। चलिए, और फॉर्म 5 में नोटिस ऑफ डिजीजेस किसको देते हैं? तो ये भी हम सीआई साहब को, आरआई साहब को, डीएम साहब को तो देते ही हैं, साथ ही साथ इंस्पेक्टर मेडिकल को देते हैं, ठीक है। इंस्पेक्टर मेडिकल को भी देते हैं। 3 दिन के अंदर हमको नोटिफाइड डिजीज का नोटिस भेजना होता है। यहाँ तक आपको, हमको लगता है स्पष्ट हो गया होगा फॉर्म 5। अब आते हैं फॉर्म 6, ठीक है। फॉर्म 6 पे आते हैं। फॉर्म 6 जो कि लास्ट नोटिस है, लास्ट फॉर्म है। फॉर्म 6 में क्या होता है? कॉन्ट्रावेंशंस ड्यूरिंग इंस्पेक्शन बाय इंस्पेक्टर। ये क्या चीज होता है भाई साहब? ऐसा है,
देखिए माइंस में कभी कभी इंस्पेक्टर विजिट करता है, कोई भी इंस्पेक्टर कर सकता है, सीआई साहब, आरआई साहब, कोई इंस्पेक्टर जो रखा जाता है स्पेशल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर किसी को अगर स्पेशल ड्यूटी अपॉइंट किया जाता है एज इंस्पेक्टर, तो वो बंदा कभी भी आके, है ना, पहले तो नोटिस देता है ऐसे 3 दिन पहले, लेकिन बिना नोटिस दिए भी वो आ सकता है, 24/7 कभी भी आ सकता है, आके रेड मारता है माइंस में। रेड मारने के बाद अगर उसको ऐसा कहीं कहीं पे दिखता है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज में उल्लंघन हो रहा है, कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है उल्लंघन, उल्लंघन हो रहा है, तो उस कंडीशन में फॉर्म 6 में वो सभी उल्लंघनों को दर्शाता है, ठीक है। और उल्लंघन वाला जो फॉर्म है, फॉर्म लिखने के बाद, भरने के बाद, इसको 3 दिन के अंदर कहाँ भेजा जाता है, वही सेम टू सेम सीआई साहब, आरआई साहब, डीएम साहब को भेजा जाता है कि ये उल्लंघन यहाँ पे हो रहा है। अब जैसे ये उल्लंघन भेजा गया है, इसके 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर जो माइंस का मैनेजमेंट है, ठीक है, 15 दिन के अंदर माइंस का जो मैनेजमेंट है वो बताएगा कि जितना आपने शिकायत दिया था वो शिकायत कितना दूर तक पूरा किया गया, आपने जो गलती बताया था माइंस में, जो कमी निकाले था, उस कमी को किस हद तक दूर किया गया है, वो रिटेन में माइन का मैनेजमेंट देगा सीआई साहब को, आरआई साहब को, डीएम साहब को, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप एक एक चीज आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब एमएमआर 1961 में लोचा लफड़ा नहीं होगा आपको, क्योंकि आप जब पढ़िएगा तो ये फॉर्म्स और शेड्यूल्स दोनों पहले ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप पूरा किताब पढ़ के जब निचोड़ के निकालेंगे ना, तो ये चीज निकलेगा जो हम आपको दिए। ऐसा ही बहुत कुछ हम मेटल माइंस का देना चाहते हैं आपको, मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन का बहुत सारा वीडियो बनाना चाहते हैं, लेकिन आपका सपोर्ट का जरूरत है यार। मेटल माइंस का बच्चा मेरे पास कम है, थोड़ा कैंडिडेट कम है। अगर आप मेटल माइंस के कैंडिडेट हो तो ये वीडियो जितने भी मेटल माइंस वाले आपके दोस्त हैं उन सभी को शेयर करो, ताकि मेटल माइंस का मैं आप लोगों तक जानकारी पहुंचा सकूं। मैं चाहता हूं बहुत कुछ स्टोर करके रखा हूं, चाहता हूं आपको दूं, लेकिन बच्चे पहले कैंडिडेट हो तब तो मैं दूं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप मेटल माइनिंग वाले कैंडिडेट हो या नहीं हो। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आप मॉइल का लेना चाहते हैं टेस्ट सीरीज, तो देखिए मैं स्क्रीन पे नंबर लिख दिया हूँ, ठीक है, ऊपर में देख लीजिए एक बार, 6200670155, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पर मैसेज कीजिएगा, मॉइल का टेस्ट सीरीज चाहिए होगा तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।